कहानी का नाम प्रायश्चित। आज रमेश की 13वीं है। मेरा मन अशांत है। बार बार नजर रमेश की तस्वीर की तरफ चली जाती है। पति कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, पत्नी के लिए उसकी अहमियत कम नहीं होती। तमाम उपेक्षा तिरस्कार के बावजूद ताउम्र मुझे रमेश का इंतजार रहा। हो ना हो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और वो मेरे पास चले आए। पर यह मेरे लिए एक सपना ही रहा। आज जबकि वे सचमुच में नहीं रहे तो मन मानने को तैयार ही नहीं है। बेटा बहू इंतजाम में लगे हैं और मैं अतीत के जख्मों को कुरेदने में लग गई। रमेश एक स्कूल में अध्यापक थे, साथ ही वे एक अच्छे कथाकार भी थे। कल्पनाशील बौद्धिक। वे अक्सर मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों के सर सारगर्भित तत्वों से अवगत कराते तो लगता अपना ज्ञान शून्य है। मुझ में कोई साहित्यिक सरोकार न था, फिर भी उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनती। उसी का असर था कि मैं भी कभी कभी उनसे तर्क वितर्क कर बैठती। वे बुरा ना मानते बल्कि प्रोत्साहित ही करते। उस दिन रमेश कोई कथा लिख रहे थे। कथा में दूसरी स्त्री का जिक्र था। मैंने कहा, यह सरासर अन्याय है उस पुरुष का जो पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से संबंध बनाए। रमेश हंस पड़े तो मैं बोली, व्यवहार में ऐसा होता नहीं। रमेश बोले, खूबसूरत स्त्री हमेशा पुरुष की कमजोरी रही है। मुझे नहीं लगता अगर सहज में किसी को ऐसी औरत मिले तो वो अछूता रहे। पुरुष को फिसलते देर नहीं लगती। मैं ऐसी स्त्री का मुंह नोच लूंगी। कृत्रिम क्रोधित होते हुए मैं बोली, पुरुष का नहीं। रमेश ने टोका तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कई साल गुजर गए उस वार्तालाप को, पर आज सोचती हूँ कि मैंने बड़ी गलती की। मुझे रमेश के सवाल का जवाब देना चाहिए था। औरत का मौन खुद के लिए आत्मघाती होता है। पुरुष इसे स्त्री की कमजोरी मान लेता है और कमजोर को सताना हमारे समाज का दस्तूर है। इसी दस्तूर ने ही तो मुझे 30 साल रमेश से दूर रखा। रमेश पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया था। 2 बच्चों के पिता रमेश ने जब इंटर की छात्रा नैना को घर पर ट्यूशन देना शुरू किया तो मुझे कल्पना में भी भान नहीं था कि दोनों के बीच प्यार पनप रहा है। मैं भी कितनी मूर्ख थी कि बगल के कमरे में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेटी रहती, पर एक बार भी नहीं देखती कि अंदर क्या हो रहा है। कभी गलत विचार में मन में पनपे ही नहीं। पता तब चला जब नैना गर्भवती हो गई और एक दिन रमेश अपनी नौकरी छोड़ रांची चले गए। मेरे सिर पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों को लेकर मेरा भविष्य अंधकार में हो गया। कहाँ जाऊं, कैसे कटेगी जिंदगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे तो उनका जवाब क्या दूंगी। कहेंगे कि इसका पति लड़की लेकर भाग गया। पुरुष पर जल्दी कोई दोष नहीं मरता, उन्हें मुझ में ही खोट नजर आएंगे। कहेंगे, कैसी औरत है जो अपने पति को संभाल ना सकी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने स्त्री धर्म का पालन किया। मैंने उन वचनों को निभाया जो अग्नि को साक्षी मानकर लिए थे। तीज का व्रत याद आने लगा। कितनी तड़प और बेचैनी होती है जब सारा दिन बिना अन्न जल के अपने पति के साथ साथ 7 जन्मों तक पाने के लिए लालसा में गुजार देती थी। गला सूख कर कांटा हो जाता, शाम होते होते लगता दम निकल जाएगा। रमेश कहते, ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर वे क्या जाने इस तड़प में भी कितना सुख होता है। उसका ये सिला दिया रमेश ने। बनारस में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। लोगों की शक की नजरों में ने जीना मुहाल कर दिया। सुरक्षा की भावना के चलते रात में नींद नहीं आती। दोनों बच्चे पापा को पूछते। इस बीच भैया आ गए। उन्हें मैंने ही सूचित किया था। आते ही हम दोनों को खरी खटी सुनाने लगे। मुझे जहां लापरवाह कहा वहीं रमेश को लंपट। मैं लाख कहूं कि मैंने उन पर भरोसा किया। अब कोई विश्वासघात पर उतारू हो जाए तो क्या किया जा सकता है। क्या मैं उठ उठ कर उनके कमरे में झांकती कि वे क्या कर रहे हैं। क्या ये उचित होता। उन्होंने मेरे पीठ में छुरा भोंका। यह उनका चरित्र था पर मेरा नहीं। जो उन पर भी निगरानी करूं तो भुगतो। भैया गुस्साए। भैया ने भी मुझे नहीं समझा। उन्हें लगा मैंने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। पति को ऐसे छोड़ देना मूर्ख स्त्री का काम है। मैं रोने लगी। भैया का दिल पसीज गया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने रांची चलने के लिए कहा। देखता हूँ कहाँ जाता है। भैया बोले, हम रांची आए। यहाँ शहर में मेरे एक चचेरे भाई रहते हैं। मैं वहीं रहने लगी। उन्हें मुझसे सहानुभूति थी। भरसक उन्होंने मेरी मदद की। अंततः एक दिन रमेश का पता चल गया। उन्होंने नैना से विवाह कर लिया था। सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ रमेश इतने नीचे तक गिर सकते हैं। सारी बौद्धिकता, कल्पनाशीलता, बड़ी बड़ी इल्म की बातें सब खोखली साबित हुई। स्त्री का सौंदर्य मति भ्रष्ट का होता है, ये मैंने रमेश से जाना। उस रोज भैया जी भी मेरे साथ जाना चाहते थे पर मैंने मना कर दिया। बिला वजह की बहस हाथापाई का रूप ले सकती थी। घर पर नैना मिली।
देखकर मेरा खून खौल गया। मैं बिना इजाजत घर में घुस गई। उसमें आंख मिलाने की भी हिम्मत ना थी। वह नजरें चुराने लगी। मैं बरस पड़ी। मेरा घर उजाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उसकी निगाहें झुकी हुई थी। चुप क्यों हो? तुमने तो सारी हदें तोड़ दी। रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा। ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने मुझे बरगलाया। आज मैं ना इधर की रही ना उधर की। उसकी आंखें भर आईं। एकाएक मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मैं विचार करने लगी, इसमें नैना का क्या दोष? जब दो बच्चों का पिता अपनी मर्यादा भूल गया तो वे बेचारी तो भी नादान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, पर यहाँ गुरु ही शिष्य का शोषण करने पर तुला है। रमेश से मुझे घिन आने लगी, खुद पर शर्म भी। कितना फर्क था दोनों की उम्र में। रमेश को इसका भी ख्याल नहीं आया। इस कदर कामोन्मत्त हो गया था कि लाज शर्म मान सम्मान सबको लात मारकर भाग गया। कायर बुजदिल। मैंने मन ही मन उसे लताड़ा। तुम्हारी उम्र ही क्या है? कुछ सोच कर मैं बोली, बेहतर होगा तुम अपने घर चली जाओ और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। अब संभव नहीं। क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? अबॉर्शन कराया भी तो जा सकता है। सोचो तो मेरे में से क्या मिलेगा? उम्र का इतना बड़ा फासला, उस पर रखेल की संज्ञा। मुझे सब मंजूर है क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर मैं तिलमिला कर रह गई, पर संयत रही। अभी अभी तुमने कहा कि रमेश ने तुम्हें बरगलाया है। फिर ये प्यार मोहब्बत की बात कहाँ से आ गई? जिसे तुम प्यार कहती हो वह मैं शारीरिक आकर्षण है। एक दिन रमेश का मन तुमसे भी भर जाएगा तो किसी और को ले आएगा। अरे जैसे दो अबोध बच्चों का ख्याल नहीं आया, वे भला तुम्हारा क्या होगा? मैंने नैना को भरसक समझाने का प्रयास किया। तभी रमेश आ गया। मुझे देखकर सकपकाया। बोला, तुम यहाँ? मैं हाँ, मैं यहाँ। तुम जहन्नुम में भी होते तो खोज लेती। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें अपने से अलग ही कब किया था? रमेश ने रिढ़ाई की। बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। मैं बोली, इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं चीखी, मैंने कहा था इसे लाने के लिए? नैना की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरे प्रति तुम्हारी बेरुखी का नतीजा है। 24 घंटे क्या सारी औरतें अपने मर्दों की आरती उतारती रहती हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मन मुझसे भर गया था? जो तुम समझो। पर मेरे लिए अब भी तुम वैसी ही हो। पत्नी? हाँ। तो ये कौन है? पत्नी? पत्नी नहीं, रखेल। जुबान को लगाम दो। रमेश तनिक ऊंचे स्वर में बोले। यह सब उनका नैना के लिए नाटक था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े पाखंडी हो। तुम्हारी सोच बौद्धिकता सिर्फ दिखावा है। असल में तुम नाली के कीड़े हो। मैं उठने लगी। याद रखना, तुमने मेरे विश्वासघात को तोड़ा है। एक पतिव्रता की स्त्री की आस्था खंडित की है। मेरी बद्दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इसके साथ कभी सुखी नहीं रहोगे। भर्राए गले से कहते हुए मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। परे कदमों से घर आई। इस बीच मैंने परिस्थितियों से मुकाबला करने का मन बना लिया था। रमेश मेरे दिल से उतर चुका था। रोने गिड़गिड़ाने का या फिर किसी पर आश्रित हो रहने से अच्छा है मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। बेशक भैया ने मेरी मदद की, मगर मैंने भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए भरपूर मेहनत की। उसका मुझे नतीजा भी मिला। बेटा प्रकाश सरकारी नौकरी में आ गया और मेरी बेटी शोभा का ब्याह हो गया। बेटी के ब्याह में शुरुआत में दिक्कतें आईं। लोग मेरे पति के बारे में उलझुल सवार करते, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक जगह बात बन गई। उन्हें हमारे परिवार से रिश्ता करने में कोई खोट नजर नहीं आई। अब मैं पूरी तरह से दो बेटे में रम गई। जिंदगी से जो शिकवा शिकायत थी सब दूर हो गए। उल्टे मुझे लगा कि अगर ऐसा बुरा दिन ना आता तो शायद मुझ में इतना आत्मबल ना आता। जिंदगी से संघर्ष करके ही जीना। जाना कि जिंदगी किसी के भरोसे नहीं चलती। रमेश नहीं रहे तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए? एक बंद होगा तो 100 खुलेंगे। इस तरह कब 60 की हो गई पता ही ना चला। इस दौरान अक्सर रमेश का ख्याल जहन में आता रहा। कहाँ होंगे, कैसे होंगे? एक रोज भैया ने खबर दी कि रमेश आया है, वह मुझसे मिलना चाहता है। मुझे आश्चर्य हुआ। भला रमेश को मुझसे क्या काम? मैंने ज्यादा सोच विचार करना मुनासिब नहीं समझा। वर्षों बाद रमेश का आगमन मुझे भाव विभोर कर गया। अब मेरे दिल में रमेश के लिए कोई रंज न था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। बाल संवार का जैसे ही मांग भरने के लिए हाथ ऊपर किया कि रमेश ने रोक लिया। मम्मी पापा हमारे लिए मर चुके हैं। नहीं, मैं चिल्लाई, वे आज भी मेरे लिए जिंदा है। वे जब तक जीवित रहेंगे मैं सिंदूर लगाना ही नहीं छोड़ूंगी। तू कौन होता है मुझे ये सब समझाने वाला? मम्मी, उन्होंने क्या दिया है हमें?
आपको। एक जिल्लत भरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाई हैं हमने, तब कहीं जाकर ये मुकाम पाया है। उन्होंने तो कभी झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारा ना सही, हमारा तो ख्याल किया होता। कोई अपने बच्चों को ऐसे दुत्कारता है। पर प्रकाश भावुक हो उठा। वे तेरे पिता हैं सिर्फ नाम से। हमारे संस्कारों की जड़ें अभी इतनी कमजोर नहीं है बेटा कि माँ बाप को माँ बाप का दर्जा लेखा जोखा करके दिया जाए। उन्होंने तुझे अपनी बाहों में खिलाया है, तुझे कहानी सुनाकर वही वही सुलाते थे। इसे तू भूल गया होगा, पर मैं नहीं। कितनी ही रात तेरी बीमारी के चलते वे सोए नहीं। आज तू कहता है कि वे सिर्फ नाम के पिता हैं। मैं कहती रही, अगर तुम्हें उन्हें पिता नहीं मानना तो मत मान, पर मैं उन्हें अपने पति आज भी मानती हूँ। प्रकाश निरुत्तर था। मैं भरे मन से रमेश से मिलने चली पड़ी। रमेश का हुलिया काफी बदल चुका था। वे काफी कमजोर लग रहे थे, मानो लंबी बीमारी से उठे हों। मुझे देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत दुख दिए हैं। जी में आया कि उनके बगैर गुजारे एक एक पल का उनसे हिसाब लूं, पर खामोश रही। उम्र के इस पड़ाव पर हिसाब किताब निरर्थक लगे। रमेश मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे। इतनी सजा काफी थी। गुजरा वक्त लौट कर आता नहीं, पर रमेश अब भी मेरे पति थे। मैं अपने पति को और जलील नहीं देख सकती थी। बातों बातों में भैया ने बताया कि रमेश के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। सुनकर मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मैं विस्फारित नेत्रों से भैया को देखने लगी। वर्षों बाद रमेश आए भी तो इस स्थिति में कोई औरत विधवा होना नहीं चाहती। मुझसे रहा ना गया, उठकर कमरे से चली गई। भैया पीछे से भैया भी चले आए। शायद उन्हें आभास हो गया था। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, इन आंसुओं को रोको। मेरे वश में नहीं। नैना दवा के पैसे नहीं देती। वह और उसके बच्चे उसे मारते पीटते हैं, बाप पर हाथ छोड़ते हैं। क्या करोगी? मेरे ऐसे रिश्तों की यही परिणति होती है। भैया के कथन पर मैं सुबकने लगी। भैया रमेश से कहो वह मेरे साथ ही रहे। मैं उनकी पत्नी हूँ। भले ही हमारा शरीर अलग हुआ हो, पर आत्मा तो एक है। मैं उनकी सेवा करूंगी। मेरे सामने दम निकलेगा तो मुझे तसल्ली होगी। भैया कुछ सोच विचार कर बोले, प्रकाश तैयार होगा? वे कौन होता है हम पति पत्नी के बीच में ऐतराज जताने वाला? ठीक है, मैं बात करता हूँ। रमेश ने साफ मना कर दिया। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे जितना तिरस्कार मिलेगा, मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैं इसी का हकदार हूँ। इतना बोलकर रमेश चले गए। मैं बेबस कुछ भी न कर सकी। आज भी वह मेरे न हो सके। शांत जल में कंकड़ मारकर रमेश ने टीस दर्द ही दिया। पर आज और कल में एक फर्क था। वर्षों इस आस में मांग भरती रही कि अगर मेरे इस सतीत्व में बल होगा तो रमेश जरूर आएंगे। वे लौटे, देर से ही सही। उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी होने का एहसास कराया। तो पति पत्नी का सहारा होता है। आज वह एहसास भी चला गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।